FC1 और FC2 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। FC1 कब था, जब अपने को फर्स्ट बार डॉक्यूमेंट्स भेजने थे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात की थी अपन ने? एक तो अपन ने देखा था कि जो भी पर्सन्स के नाम थे, एक तो कंपनी का एड्रेस था, एक डायरेक्टर्स के नाम वगैरह थे, सेक्रेटरी के नाम, मेंबरशिप, पैन, डिन और जो भी पैन नंबर है, सिन नंबर, सेक्रेटरी की मेंबरशिप। FC1 में 30 डेज में आरओसी को भेजना था। FC2 में अगर कुछ उसमें ऑल्टरेशन हो जाता है तो अपने को भेजना था, ठीक है। अब जैसे इसमें है FC1 FC2 के बाद में अप्रूव फ्रॉम द RBI, फेमा, अगर फेमा एक्ट पूरा कंप्लाई किया है इस बारे में अपने को RBI से पूछ के बताना था। देन फिर नोटिस प्लेस ऑफ बिजनेस डिलीवर, वो सब हो गया किसी। अब अपन देखते हैं सेक्शन 381. 381 is about the accounts of the foreign company. It is not as much important. This section is only talking about the accounts which should be subsequently submit to the ROC in form FC3. Form FC1, form FC2 is already discussed na in last lecture. Then now in form FC3, usually in each and every year, the company submitted to ROC annual return. We can say that in एनुअल रिटर्न का जनरल फॉर्म जो होता है वो जनरल कंपनी के लिए अलग होता है। इस कंपनी के लिए फॉर्म क्या है? FC3, कि जिसमें सबमिट क्या करना होगा? बैलेंस शीट, P&L और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अपने स्केड्यूल्ड 3 में बता रखे हैं। और ये क्या बोला है कि जो चैप्टर नंबर अपने को अकाउंट्स वाला चैप्टर रहता है 9, तो अकाउंट्स वाले चैप्टर में जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और अकाउंट्स वाले चैप्टर 9 में क्या बोला? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करना है, ठीक है। तो उसी तरह से इन कंपनीज को भी उसी तरह से शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बना के फाइल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, तो फिर इन कंपनी में उस कंपनी में डिफरेंस क्या रह गया? तो 3 ऐसे स्टेटमेंट हैं जो नॉर्मल कंपनीज फाइल नहीं करती है बट इन कंपनीज को फाइल करने। तो वो कौन कौन से स्टेटमेंट है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनके पर्टिकुलर्स का एक स्टेटमेंट। सेकंड इज रिपैट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का जो स्टेटमेंट है। और थर्ड इज ट्रांसफर ऑफ फंड का जो स्टेटमेंट है। ये तीनों एक नए स्टेटमेंट है जो साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में फाइल करना, ठीक है। फिर टाइम लिमिट क्या है? इसमें है 6 महीने। 3 स्टेटमेंट अभी अपन ने देखे थे। कौन कौन से स्टेटमेंट देखे थे अभी अपन ने? टाइम लिमिट 6 महीने, 6 महीने में फाइल करना प्लस 3 मंथ्स का और एक्सटेंशन 6 मंथ्स एंड 3 मंथ्स का एक्सटेंशन और आपको दे सकती है कौन? आरओसी अपने ऑन पे। तो 6 + 3 मतलब मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने, नहीं मार्च से 6 महीने गिन लो सितंबर तक, और 3 महीने और मतलब दिसंबर तक। दिसंबर तक आपको मैक्सिमम फाइल करनी है। उसके बाद में नहीं किया तो पेनाल्टी लगेगी। और इस चैप्टर में जो पेनाल्टी है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 2-3 बार एग्जाम में पूछ ली है, ठीक है। बाकी चैप्टर्स में पेनाल्टी के लिए कभी बोला नहीं मैंने, इस चैप्टर के लिए बोलती हूँ। ऑडिट करवाने अकाउंट से जो सीए इन प्रैक्टिस इन इंडिया हो उससे ऑडिट करवा देना, ठीक है। पेनाल्टीज आगे वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो अपन सेक्शन 382 है। 382 क्या है? डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑफ द नेम ऑफ द फॉरेन कंपनी। बाहर, कंपनी के बाहर क्या क्या लगाओगे? एक तो कंपनी का नाम, साथ में उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है। भले जापान में है, भले दुबई में है, भले सिंगापुर में है, तो वो भी आपको लिखना है। और साथ में ये भी लिखना है कि जो कंपनी में मेंबरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी है मेंबर्स की, ये भी लिखना है आपको, ठीक है। एक तो कहाँ पे लिखना है? कंपनी के बाहर। दूसरा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के, जितने लीटर हेड बोलो, चाहे बिजनेस लीटर, बिल हेड्स, ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशंस हैं, नोटिसेस हैं, सबके ऊपर ये लिखना है, ठीक है। और साथ में हर फॉरेन कंपनी को एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, सॉरी इंग्लिश में या फिर लोकल लैंग्वेज में आपको ये सब लिखना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन सेक्शन नंबर 383। मैंने कहा था ना कि वहां पे आएगा सर्विस ऑफ नोटिस। अब किसको दे नोटिस? तो बोला है अभी वेट डिपार्टमेंट था क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन आया था ना, वेट डिपार्टमेंट था, उसको नोटिस सर्व करना था। तो किसको सर्व कर सकता है? जिस रेजिडेंशियल पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट किया है कि आप उसको नोटिस वगैरह सेंड कर सकते हैं, उस पर्सन को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज यहाँ पे कि बाई
इलेक्ट्रॉनिक मोड, हैंड डिलीवरी या फिर पोस्ट से आप दे सकते हो। ठीक है, उस रेजिडेंशियल पर्सन को नोटिस, जो सिर्फ डिपार्टमेंट को शोकोज नोटिस इशू करा था तो वो उसको इशू कर सकते हैं, जो ऑथोराइज किया रेजिडेंशियल पर्सन इंडिया में इस पर्पज के लिए। फिर आ जाता है सेक्शन 384 डिबेंचर एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सेक्शन 92 यानी एनुअल रिटर्न वाला सेक्शन, और सेक्शन 71 डिबेंचर्स में जो डीआरआर वगैरह की कंडीशन है एज इट इज मुटेटिस मुटांडिस फॉरेन कंपनी पे लगेगी, ये बोला है किसमें, सेक्शन 384 में। साथ में जो 128 में जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना, कितने टाइम तक रखना, चेंजेस हो जाए तो 7 दिन में आरओसी बताना, ये सारा एज इट इज उसमें भी लगने वाला है, इसमें भी मुटेटिस मुटांडिस। और साथ में 77 से लेके 87 तक के जो सेक्शंस हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन ऑफ द चेंजेस के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बाय फॉरेन कंपनी, अगर प्रॉपर्टीज एक्वायर करती है फॉरेन कंपनी तो 77 से 87 तक के सेक्शन मुटेटिस मुटांडिस लगने वाले हैं। और 206 अब इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कंपनी के ऊपर कंपनी ने कुछ गलत फर्ज किया है, अब एग्रीव्ड पर्सन जो है एग्रीव्ड है आरओसी, तो क्या कर सकता है, तो आरओसी के पास राइट है कि जो 206 से लेके 229 206 से 229 तक के जितने सेक्शन से इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, अगर आप इंडिया की कंपनी का इंस्पेक्शन कर सकते हो तो फॉरेन की कंपनी जो यहाँ पे काम कर रही है उसका तो कर ही सकते हो। तो आरओसी के पास राइट है कि वो 213 में इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी इसमें भी कर सकती है। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें हमने पूरा का पूरा जो सेक्शन चैप्टर 14 है वो इस कंपनी पे भी एज इट इज लगेगा। ये कहाँ बोल रखा है, 384 सेक्शन में। अब अगर 385 इंपॉर्टेंट नहीं है, फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फीस बनी है, जो रजिस्ट्रेशन फीस बता रखी है 37 वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते 387 386 मैंने सबसे पहले बोला था कि उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन था, इसलिए सबसे पहले डिस्कस कर लिया था। शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस को बिजनेस प्लेस मानेंगे। अब आ जाते 387 dating of the prospectus and particulars to be contained therein। क्या बोला है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्यों आता है, कोई भी कंपनी इशू लाने से पहले एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आती है जिसमें कंपनी के बारे में लिखा होता है। कोई भी इंसान उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के पता लगा सकता है कि कंपनी की कैसी पोजीशन है, और फिर वो डिसाइड कर सकता है कि उसको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, इस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने हैं कि नहीं, तो उसके लिए आता है ये प्रोस्पेक्टस। अब फॉरेन कंपनी जो है वो जब प्रोस्पेक्टस लेके आ रही है, क्योंकि देखो इंडिया के लोगों का पैसा लगने वाला है इसमें, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि जब आप प्रोस्पेक्टस लेके आओ। अब ये जो पूरा सेक्शन है ना वो नेगेटिव में दे रखा है, यहाँ पे नेगेटिव में ऐसे दे रखा है, नो पर्सन शैल इशू सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट in India prospectus offering to subscribe for securities of a company incorporated outside India unless जो इंस्ट्रूमेंट है constituting or defining the constitution of the company enactment under which, जैसे हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो, चाहे इंश्योरेंस एक्ट हो, चाहे बैंकिंग एक्ट हो, या कोई और एक्ट हो, या फिर कंपनीज एक्ट हो, तो किस एक्ट में वो इनैक्ट हुई है, साथ में जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट है, एमओए है, एओए है, ये सब, या फिर जो भी एड्रेस इंडिया में है वो, या फिर नहीं, ये सब प्लस प्लस चलते जाओ। फिर सर्टिफिकेट जो भी ट्रांसलेशन देयर ऑफ है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, ट्रांसलेशन इन सब का, इन सब डॉक्यूमेंट का, एमओए एओए, साथ में जो भी इनैक्टमेंट है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी जहाँ पे भी है वो सब लिखना है। ठीक है, ये नेगेटिव में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, जब अपन को ये सिंपली बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको हेलमेट लगाना चाहिए, वो होता है एक जनरल सेक्शन, ठीक है, जिसमें आपको बोला गया है। ठीक है, अगर आप उसको पालन नहीं करोगे तो आपको पेनाल्टी वगैरह के लिए नहीं बोला, लेकिन कुछ मैंडेटरी सेक्शन होते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे बोल रखा है कि नो पर्सन शैल इशू प्रोस्पेक्टस विदाउट दिस, मतलब कि ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ऐसा करना ही करना है, इसीलिए एक्ट में निगेटिव में कुछ कुछ सेक्शंस लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे नो वेवर ऑफ कंप्लाइंस सेक्शन 387 में बोल रखा है कि इन कंप्लाइंसेस को आपको करना ही है, इसमें कोई छूट नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भी अकॉम्पनीड विद द प्रोस्पेक्टस, अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसके साथ में प्रोस्पेक्टस होगा। ठीक है, और साथ में एक यहाँ पे बात बोली जो अमेंडमेंट के बाद आई थी, एक तो बोला इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया whether or not it is established place of business in India। मैंने क्या बोला था, 51% से ज़्यादा के शेयर्स जो हैं वो अगर
फॉरेन कंपनी में इंडिया के लोगों ने लिए, सेक्शन 2 क्लोज 42 नहीं, मतलब फॉरेन कंपनी नहीं, यानी वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का सारा काम था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने का, वो नहीं, लेकिन ये वाले सेक्शन उनके ऊपर लग रहे हैं, इन सेक्शन के लिए वो फॉरेन कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको पता है, तो वो चले प्रोस्पेक्टस से कि क्या पोजीशन वगैरह है, ठीक है, इसलिए बोला ये वाले सेक्शन लगेंगे, वो वाले सेक्शन के लिए एग्जामिशन मिला, ठीक है। फिर जाते हैं प्रोविजन एज टू द एक्सपर्ट्स कंसेंट एंड अलॉटमेंट, सेक्शन 388, एक्सपर्ट कंसेंट होना जरूरी है, रिटर्न में होना जरूरी है, और बाद में विड्रॉ ना किया हो उस एक्सपर्ट ने, कंसेंट देने के बाद में उसको पता चला कुछ फैक्ट ऐसे मिले कि ये कंपनी का जो मैंने कंसेंट दिया जिन फैक्ट को देख के, उसके अलावा कुछ गड़बड़ भी है, ठीक है, तो उसने विड्रॉ नहीं किया, ये भी लिखना है, और साथ में एक्सपर्ट का रिटन कंसेंट भी होना चाहिए। सेक्शन 389 क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, नो पर्सन शैल इशू circulate in India any prospectus by which securities are offered for subscription unless before such issue circulate or distribute a certified copy of the prospectus। तब तक वो इशू लेके नहीं आ सकता जब तक कि वो एक तो इशू की प्रोस्पेक्टस की सर्टिफाइड कॉपी प्लस उसमें एक्सपर्ट की कंसेंट प्लस डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हुए, वो सारे नहीं बताते। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, पहला तो एक्सपर्ट की कंसेंट वाला, दूसरा कंपनी के जो एमडी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट था कि एमडी को अपॉइंट किया था, ठीक है, वो वाला, क्योंकि एमडी और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना, एमडी को ऐसे ही तो अपॉइंट नहीं किया होगा, अपॉइंटमेंट का लेटर तो होगा, तो वो वाले डॉक्यूमेंट, साथ में एक कॉपी किसकी, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो पिछले 2 साल में हुए, जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, लाइक कंपनी ने लोन उठाया, रिसर्च डेवलपमेंट पे कोई बहुत बड़ा खर्चा किया, मटीरियल, ठीक है, और एक ही कॉपी ऑफ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, और साथ में कॉपी ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नीज, प्रोस्पेक्टस इज साइंड थ्रू द ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ, अगर डायरेक्टर खुद वहाँ पे किसी वजह से उपस्थित नहीं है तो वो एजेंट को बोल सकता है, ऐसे एजेंट के पास राइट होगा जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो, वो सारे काम कर सकता है जो कि वो डायरेक्टर होता तो करता, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है कि डायरेक्टर एजेंट ने साइन किया तो पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी, दूसरा जो मैनेजमेंट और एमडी वगैरह बनाया था तो कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक रिटन कंसेंट जो एक्सपर्ट की ली थी, एक यहाँ पे अपन ने देखा मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो पिछले 2 साल में हुए थे, और एक अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, अंडर राइटिंग अगर एग्रीमेंट होगा तो उस जो इशू की है ट्रस्ट बढ़ जाती है कि हाँ इसमें अंडर राइटिंग कर रखा है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नुकसान होने का कम चांसेस है, तो ये सब साथ में प्रोस्पेक्टस के होना चाहिए। फिर आ जाता है मैनर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ, कौन सर्टिफाइड करेगा, चेयरपर्सन प्लस प्लस बोल रही हूँ मैं, 2 डायरेक्टर, अभी मत लिखना मन से, एक एमडी होना चाहिए उसमें से, सैंपल 2 डायरेक्टर और एक चेयरपर्सन सर्टिफाइड करेंगे, सर्टिफाइड मतलब साइन करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सेक्शन 390 ऑफर ऑफ द इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डिपॉजिटरी रिसिप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई भी इंडिया के लोग हैं उनको अगर बाहर, या फिर बाहर के लोग हैं उनको इंडिया में क्या करना है, अगर इशू करना है तो जीडीआर, एडीआर और आईडीआर का सहारा लेना पड़ता है, मतलब ये रिसिप्ट होती है वो बताती है, रिसिप्ट किसी भी चीज की क्या होती है, प्रूफ होती है कि हाँ हमने इशू में पार्टिसिपेट किया, हमने वो इशू लिया है, ठीक है, तो इसी तरह से इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो किस तरह से निकालना है, उसका क्या मैनर होगा, किस कस्टोडियन के पास रहेगी, ये सारा कुछ जो है वो कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए गाइडलाइंस इशू करेगी, ठीक है, मैनर, सेल ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसमिशन ऑफ आईडीआर वगैरह सब कुछ कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बोला है सेक्शन 390 में, नॉट इम्पॉर्टेंट। 391 में क्या बोला है कि 34 से लेकर 36 तक के सारे सेक्शन जो प्रोस्पेक्टस के वो मुटेटिस मुटेंडिस इसमें अप्लाई होंगे, कोई टेंशन नहीं, और सेक्शन जो 20 वाइंडिंग अप वाला है, अगर ये कंपनी जो है वो बिजनेस प्लेस क्लोज करती है तो जो वाइंडिंग अप के जितने प्रोविजन इंडियन कंपनी पे एज इट इज इस पे भी लगेंगे, तो वाइंडिंग अप और प्रोस्पेक्टस दोनों एज इट इज लगेगा, ये बोला सेक्शन 390 में। फिर आ जाता है 391 एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 टू 36, सेक्शन 34 टू 36, 91 ही अभी अपन डिस्कस करते हैं ना 34, अब आ जाता है 392 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें क्या है, पेनाल्टी, देखो पेनाल्टी भी मैं याद कराऊंगी, मैंने आज तक कभी बोला नहीं कि पेनाल्टी इंपॉर्टेंट है, बट मैं इस सेक्शन के लिए बोलती हूँ कि पेनाल्टी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होगा, कंपनी बड़ी, ऑफिसर छोटा, तो ऑफिसर के ऊपर क्या पेनाल्टी लगानी, छोटी लगानी, लेकिन इसमें कुछ अलग हो रहा है, याद करने का तरीका देखना, ऑफिसर के ऊपर लगाओ मैक्सिमम 5 लाख, मतलब मिनिमम तो 25,000 से कम तो क्या होगी, ठीक है, तो 25,000 तो मिनिमम और मैक्सिमम 5 लाख, और साथ में जेल कितना, 6 महीने, जो भी और में लिखा हुआ है, किसके, ऑफिसर की बात करें, 6 महीने का जेल, और 25,000 से लेके 5 लाख तक की पेनाल्टी, कंपनी के ऊपर कम, मतलब 5 लाख से कम यानी मैक्सिमम 3 लाख, तो मिनिमम
1 लाख से लेके 3 लाख तक की पेनाल्टी लग सकती है कंपनी के ऊपर, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस अगर फेलियर है तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 50,000 पर डे। मतलब अगर 60 दिन में आपको फाइल करना था, नहीं फाइल किया, 61 दिन से 50, फिर 62nd डे को कितना हो जाएगा, 1 लाख ऐसे। ये पेनाल्टी में एक बार लिख लेती हूँ, बहुत ईजी रहेगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है। सपोज ये कंपनी है और ये ऑफिसर है, तो हमेशा तो कंपनी क्या होती है, बड़ी होती है, ऑफिसर क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या मैक्सिमम 3 लाख, इससे आपको याद रहेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम 5 लाख। अब मिनिमम कितना हो सकता है वो देख लो, 25,000 हो सकता है। और मिनिमम जेल कितनी हो सकती है, 6 महीने हो सकती है, और बीच में हो रहेगा। और इसमें मिनिमम 1 लाख, ये याद रख लेना, 1 लाख। और कॉन्टिन्यूस है तो 50,000, कॉन्टिन्यूस है तो 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है पेनाल्टी के बाद में एक लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 393, कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज कि इस कंपनी ने कुछ गड़बड़ की, जैसे अपन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते थे कि अगर जो डायरेक्टर है उसका अपॉइंटमेंट गलत हो गया तो उसको भी पता नहीं था, जानबूझ के तो किसी ने गलती की नहीं थी, तो पहले का किया हुआ सारा काम वैलिड हुआ। उस तरह से अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन गलत है और उसने कंपनी ने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो वैलिड होंगे। लेकिन जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो लोग सू कर सकते हैं इस कंपनी के ऊपर, पर कंपनी किसी के भी ऊपर सू नहीं कर सकती, किसी से काउंटर क्लेम नहीं कर सकती, इसे सेट ऑफ नहीं ले सकती, कंपनी के पास कोई राइट नहीं है, ठीक है। तो ये बोला था किसमें, 393 में। तो एक बार लास्ट फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अपना। सबसे पहले सेक्शन 2 क्लोज 42 क्या बोला है, सेक्शन 2 क्लोज 42 में कि जो कंपनी है किसी भी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, वो थ्रू द एजेंट चला रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से चला रही है। इलेक्ट्रॉनिक मोड को यहाँ पे पूरा डिफाइन किया, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर। उसका जो होता है डिपॉजिटरी के लिए उसने यहाँ पे डिपॉजिटरी एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर किया, या फिर सिक्योरिटीज एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर कर रखा है, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस डेटा ट्रांसमिशन, ईमेल वगैरह, ठीक है। मार्केटिंग, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज और टेली मार्केटिंग, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन मार्केटिंग। तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, ई मोड वाले बिजनेसेस में। फिर आ जाता है कि मैंने बताया था कि अगर एजेंट है और बिजनेस प्लेस इंडिया में नहीं है तो फॉरेन कंपनी नहीं, लेकिन एजेंट है वो बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे कस्टमर से कनेक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर वो सेक्शन 2 क्लोज 42 में। फिर ऐसी कंपनी जिसका 51% ज्यादा आउटसाइड इंडिया के सिटीजन ने ले रखा, सिटीजनशिप मैटर नहीं करती, वो इंडियन कंपनी मानी जाएगी। ऐसी बाहर की कंपनी 51% इंडिया वाले लोगों ने हेड कर रखा है, सेक्शन 2 क्लोज 42 में नहीं आएगी। मतलब उसको प्रोस्पेक्टस के सारे कंप्लायंसेस करने, लेकिन जो रिटर्न फाइल करने थे वो नहीं करने, वो सेक्शन 2 क्लोज 42 में नहीं आएंगे। फिर अपन ने देखा था कि सब्सिडी ऑफ फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। साथ में रजिस्टर्ड ऑफिस सिंगापुर में है, बोर्ड मीटिंग इंडिया में होती है, बोर्ड मीटिंग से कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ पे उसका जो मेन सर्वर है वो इंडिया में है, लेकिन जो उसका जो सॉफ्टवेयर है जिससे वो काम करते हैं वो अगर बाहर है तो आउटसाइड इंडिया, और वो सॉफ्टवेयर जो कस्टमाइज है, जो मेंटेन करते हैं, जिससे काम करते हैं वो इंडिया में, भले ही मेन सर्वर कहीं पर भी हो, लेकिन वो जिससे काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर इंडिया में ना, तो फिर कोई इंडियन काम नहीं, तो मेन सर्वर भी इनरेलेवेंट। ऑनलाइन बिजनेस, तो ये सेक्शन 2 क्लोज 42 था, जिसमें 386 में अपन ने देखा था कि शेयर ट्रांसफर ऑफिस और शेयर रजिस्टर्ड ऑफिस अगर है इंडिया में तो वो इंडिया नहीं माना जाएगा कंपनी, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेक्शन 379 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये जो एक्ट है, अगर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है तो इसका इस एक्ट में जितने भी प्रोविजन दे रखे हैं वो सारे एप्लीकेबल होंगे। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं बता रखी है, बस इतना सा बता रखा है कि विद इन 30 डेज जो है इनकॉर्पोरेशन के इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कर लेना जो बता रखे हैं आगे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से, वो 380 में बता रखे हैं कि जो भी कंपनी के एमओए, एओए, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट, फुल एड्रेस जहाँ पे कंपनी थी वो इनकॉर्पोरेशन वाला, साथ में पर्टिकुलर जो लिस्ट डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी के नाम, एड्रेस, साइन, पेन वैन, उसके अलावा जो डिक्लेरेशन है कि कोई भी डायरेक्टर कॉन्विक्ट नहीं था और डिबार नहीं किया, ये सब। फिर टाइम लिमिट कितनी, 30 डेज। FC1 में ROC को देना, FC2 अगर चेंजेस हुए हैं तो ROC को दे देना। अप्रूवल ऑफ RBI किस बारे में, कि फेमा भी हमने कंप्लाई किया है।
फिर आ जाता है सेक्शन 381 में अकाउंट से सारे किसके अकॉर्डिंग, चैप्टर 9 में जो शेड्यूल 3 में बता रखे उस अकॉर्डिंग, प्लस 3 स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रेपेट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट और ट्रांसफर ऑफ फंड वाला। विद इन 6 मंथ्स आपको क्या करना है, क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, प्लस 3 मंथ्स का एक्सटेंशन आरओसी चाहे तो दे सकता है। फिर डिस्प्ले 382 में नाम प्लस अपना जो इनकॉर्पोरेशन वाली कंट्री थी जहाँ पे मेन ऑफिस है वो वाला कंट्री का नाम, और साथ में ये फैक्ट कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। इंग्लिश में या फिर लोकल जो लैंग्वेज है उसमें आपको लिखना पड़ेगा, साथ में बिल्स पे, लेटर पे, पब्लिक ऑफिशियल पब्लिकेशंस पे, डॉक्यूमेंट्स पे भी लिखना है। फिर 383 के अंदर सर्विसेज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन फॉरेन कंपनी, कोई एक पर्सन था रेजिडेंट जिसको ऑथोराइज किया था कि वो कंपनी के बिहाफ पे सर उसको नोटिस दे सकते हो और वो कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है, तो उस पर्सन को नोटिस जा सकता है बाई पोस्ट, हैंड डिलीवरी और ईमेल के थ्रू। फिर 384 में बोला था कि जो इंस्पेक्शन इंक्वायरी वाला चैप्टर है वो 128 वाला जो सेक्शन है वो, और 135 जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मोटेटिस मोडांडिस इसमें भी लगेगा, जिसमें 2% का वो आपको करना था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमेटी बनानी है वो सब, अगर वो कंप्लाई होता है तो। फिर 385 में बोला है फीस वगैरह। 387 में बोला है ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट था जिसमें एक तो किसकी एक्सपर्ट की कंसेंट चाहिए थी, साथ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे। कौन से डॉक्यूमेंट्स थे वो, कॉन्ट्रैक्ट जो एमडी के साथ हुआ है उसकी कॉपी, एक साथ में ऐसा कॉपी जो कि मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कोई लास्ट 2 इयर्स में हुआ है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, साथ में ऐसी कॉपी जो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट वाला है, एक ऐसी कॉपी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है अगर कोई एजेंट है डायरेक्टर का वो काम कर रहा है, और सर्टिफाइड किसी से, एक चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर्स से। ऐसा प्रोस्पेक्टस बिना प्रोस्पेक्टस के नहीं ला सकते इशू, ठीक है। फिर आ जाता है 390 में ऑफर ऑफ द आईडीआर। आईडीआर के बारे में जो भी बताना है कैसे किस मैनर में ट्रांसमिशन ट्रांसफर वगैरह सीजी बताएगा। 391 में जो चैप्टर है 34 से 36 तक के सेक्शन सारे प्रोस्पेक्टस के और फाइंडिंग अप वाले सेक्शन एज इट इज मोटेटिस मोडांडिस इसमें लगेंगे। 392 में पनिशमेंट 1 लाख से 3 लाख कंपनी के ऊपर, 50,000 कंटिन्यूस फेलर पे, और 25,000 से 5 लाख तक ऑफिसर के ऊपर, प्लस 6 महीने का जेल भी हो सकता है। और 393 में बोला है कि अगर कंपनी की गलती है और कॉन्ट्रवेंशन है तो कंपनी तो सू नहीं कर सकती, लेकिन उसके ऊपर कोई सू कर सकता है। कंपनी काउंटर क्लेम सेट ऑफ वगैरह किसी के लिए भी कंपनी सू नहीं कर सकती, तो कंपनी के ऊपर से सू किया जा सकता है कि भी पर्सन द्वारा। तो ये हो जाता है अपना चैप्टर खत्म। थैंक यू वेरी मच।